The word geography come from two different words, geo plus graphia. Here geo means the earth and the graphia means explanation. So in total, geography means the explanation of the earth. Today in this topic, we all going to learn about the internal structure of the earth or the interior of the earth. हेलो एवरीवन, मैं हूँ रंजन और आप देख रहे हैं वंडर अर्थ। चलिए शुरू करते हैं। इन पास्ट ज्योग्राफी मतलब था पृथ्वी के अपर सरफेस पे खुली आंखों से दिखने वाला जो भी कुछ फीचर्स है उसके बारे में विस्तार से जानना। बट विद द टाइम जियोग्राफी एज ए डिसिप्लिन और सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा डेवलप करने लगा, बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट को इसके अंदर कंबाइन करने लगा। टुडे जियोग्राफी इज़ नॉट ओनली द एक्सप्लेनेशन ऑफ द अर्थ बट इज़ ए कम्बिनेशन ऑफ साइंस, मैथ, फिजिक्स, हिस्ट्री, फिलोसॉफी एंड सो ऑन। आज हम लोग इस टॉपिक में इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ या इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में जानेंगे। इस टॉपिक को हम दो वीडियो में बांटेंगे। दैट इज़ द फर्स्ट पार्ट, जिसमें हम लोग इसके अलग अलग लेयर्स के बारे में जानेंगे, कैसे हमें पता चलता है कि पृथ्वी के जो अर्थ सरफेस है उसके नीचे वाला दुनिया कैसे है। उसके बाद इन द नेक्स्ट वीडियो वी ऑल गोइंग टू लर्न अबाउट द स्पेसिफिकेशन ऑफ ईच एंड एवरी लेयर। सो शुरू करने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि पृथ्वी के अंदर वाले जो हिस्से हैं उसके बारे में हमें जानकारी कैसे मिलता है या हमें जानकारी कैसे जुटा सकते हैं। अर्थ सरफेस के नीचे पृथ्वी के जितने भी लेयर्स है उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन कैसे मिलेगा। बहुत सारे डेवलपमेंट एक्टिविटी के चलते हमें पृथ्वी के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी या पृथ्वी के सरफेस के नीचे जो लेयर्स है उसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी मिलता रहता है। वो कैसे? हमारे पृथ्वी के सरफेस के नीचे दो तरह का एक्टिविटी ह्यूमन द्वारा किया जाता है। द फर्स्ट वन इज माइनिंग। जितने भी मिनरल्स हैं जो पृथ्वी के ज़मीन के नीचे दबा है उसको खोद करके हम लोग निकालते हैं एज ए रिसोर्सेस। तो उस प्रोसेस के ज़रिए हम लोग पृथ्वी के अंदर 2 से 4 किलोमीटर तक पता लगा सकते हैं कि उसके सरफेस के नीचे लेयर्स कैसे हैं। ऑन द अदर हैंड, जितने भी बड़े बड़े ऑयल फील्ड्स हैं जहाँ पे ऑयल एक्सकवेशंस होते हैं, यानी हम लोग पेट्रोलियम को ज़मीन के नीचे से पाइपिंग के ज़रिए खोद के निकालते हैं, उस प्रोसेस के ज़रिए भी हम लोग मैक्स टू मैक्स 12 to 14 किलोमीटर्स अंडर द ग्राउंड जान पाते हैं। बट ये काफ़ी नहीं है। कारण क्या है? कारण है पृथ्वी के सरफेस से अगर हम सेंटर तक ट्रेवल करें तो इसका जो गहराई है ये करीब 6371 किलोमीटर के आसपास है। तो हम लोग मैक्सिमम 2 to 4 माइनिंग के ज़रिए, अदरवाइज हम लोग 12 to 14 किलोमीटर्स ऑयल फील्ड के ज़रिए पता लगा सकते हैं अबाउट द लेयर्स ऑफ द इंटरनल पार्ट्स ऑफ द अर्थ। जियोग्राफर्स या जियोलॉजिस्ट ने और एक तरीका ढूंढ के निकाला पृथ्वी के सरफेस के नीचे जो लेयर्स है उसके बारे में पता लगाने के लिए। दैट इज़ ए नेचुरल प्रोसेस। हमें मालूम है कि पृथ्वी के सरफेस के ऊपर अक्सर वॉल्केनिक इरप्शंस होते रहते हैं जिसको हम लोग ज्वालामुखी विस्फोट बोलते हैं। उस प्रोसेस के ज़रिए पृथ्वी के बहुत नीचे से अलग अलग प्रकार के सेडिमेंट सरफेस के ऊपर आ जाते हैं। उसको स्टडी करके हम लोग बता सकते हैं कि पृथ्वी के नीचे के जो लेयर्स हैं वो किस फॉर्मेशन से बने हुए हैं। इन द 19th सेंचुरी एक फेमस जियोग्राफर्स और जियोलॉजिस्ट ने ये पता लगा लिया था कि पृथ्वी के नीचे का जो लेयर्स है वो 3 हिस्सों में बटा हुआ है। कौन थे वो थे एडवर्ड स्विस। इन्होंने पता लगाया था कि पृथ्वी के नीचे के जो लेयर्स है वो करीब अप्रॉक्स 3 हिस्सों में बटा हुआ है। दोज आर सियल, सीमा एंड निफे। उन्होंने इसका आधार क्या रखा था? ये जो उन्होंने क्लासिफिकेशंस किए थे पृथ्वी के इंटरनल लेयर्स का, उन्होंने आधार रखा था सेडिमेंट यानी मिनरल्स। कौन कौन से मिनरल्स किस किस लेयर पे पाए जाते हैं उसके हिसाब से उन्होंने एक जनरल क्लासिफिकेशंस किया था इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ के बारे में। अब ये नाम क्या है? सियल, सीमा और निफे, दोज आर द मिनरल्स। सियल मीन्स सिलिका प्लस एल्युमिनियम। एल्युमिनियम एक बहुत ही हल्का धातु है और ये धातु बहुत ही ऊपर पाए जाते हैं। हमें मालूम है कि पृथ्वी के जो मैग्नेटिक
फील्ड है वो बहुत स्ट्रांग है, तो सबसे जितने भी भारी धातु हैं, भारी मिनरल्स हैं, वो अपने सेंटर में खींच लेते हैं। तो जितने भी हल्के मिनरल्स होंगे वो ऊपर के लेयर में पाए जाएंगे और जितने भी हेवी मिनरल्स होंगे वो नीचे के लेयर में पाए जाएंगे। तो उसके बेसिस पे एडवर्ड स्विस ने पृथ्वी के जो जनरल क्लासिफिकेशंस किए थे वो 3 थे। हम लोगों ने बताया Cl, सीमा एंड निफे। Cl मीन्स सिलिका प्लस एल्यूमिनियम। तो इस लेयर में, फर्स्ट लेयर में सिलिका और एल्यूमिनियम का बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी देखने को मिलता है। द नेक्स्ट लेयर इज सीमा, इट इज़ कॉल्ड सिलिका प्लस मैग्नीशियम। इस लेयर में सिलिका के साथ मैग्नीशियम का बहुत ज़्यादा अमाउंट देखने को मिलता है। क्योंकि मैग्नीशियम एल्युमिनियम से थोड़ा हैवी है, इसलिए वो सेकेंड लेयर में आके सेटल होते हैं। द लास्ट वन इज निफे, इट इज़ कॉल्ड निकेल प्लस आयरन और फेरियम। फेरियम और आयरन ये दोनों ही बहुत भारी मिनरल्स हैं, इसलिए ये सबसे लास्ट वाले, सेंटर वाले पार्ट में आके सेटल होते हैं। तो हम लोगों ने देखा एडवर्ड स्विस के हिसाब से अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर के जो जनरल क्लासिफिकेशंस हैं वो 3 हैं, Cl, सीमा और निफे। अब जैसे जैसे समय गुजरता गया हमारा टेक्नोलॉजी और ज़्यादा डेवलपमेंट करता गया, तो और भी बहुत सारे जियोग्राफर्स और जियोलॉजिस्ट अलग अलग टेक्नोलॉजी की मदद लेके पृथ्वी के जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं उसके बारे में और साइंटिफिक जानकारी इकट्ठा करने लगे। तो उसके आधार पे जो भी जियोग्राफर्स और जियोलॉजिस्ट जो लेयर के पते लगाए हैं उसको कुछ एडवांस नाम दिया गया है। ये सारे टर्म जियोलॉजिकल टर्म हैं, ये सारे बेसिक टर्म हैं। तो जियोलॉजिकल टर्म क्या क्या हैं वो सारे जियोग्राफर्स भी पृथ्वी के जो इंटरनल लेयर्स है उसमें 3 डिविजन्स कर पाए हैं। दोज आर लिथोस्फीयर, फायरोस्फीयर एंड बैरोस्फीयर। आई रिपीट अगेन, लिथोस्फीयर, फायरोस्फीयर एंड बैरोस्फीयर। ये लगभग एडवर्ड स्विस के जो क्लासिफिकेशन है उसके साथ ही मैच करते हैं। इसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स इन लोगों ने ऐड किए हैं। दोज आर अकॉर्डिंग टू द रॉक्स। लिथोस्फीयर एक ऐसा लेयर है जिसमें सिलिका एंड एल्युमिनियम पाए जाते हैं और इसके साथ साथ ग्रेनाइट एक रॉक्स फॉर्मेशन है जिसका यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्युमुलेशन देखने को मिलता है। ऑन द अदर हैंड जो पायरोस्फीयर है, इस स्फीयर में सिलिका और मैग्नीशियम के साथ साथ बेसल्ट रॉक का बहुत ज़्यादा एक्युमुलेशन देखने को मिलता है। द लास्ट लेयर इज निकेल एंड फेरियम, जहाँ पे निकेल और लोहे का बहुत ज़्यादा एक्युमुलेशन देखने को मिलता है। तो हम लोगों ने देखा समय के साथ साथ लेयर्स के नेम में ज़्यादा अंतर आए हैं, लेकिन इसके जो मेन कंटेंट है, जो क्लासिफिकेशन का बेस है, उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं लाया गया है। तो समय के साथ साथ विद द टाइम हम लोगों ने जो पृथ्वी के लेयर्स है उसके स्पेसिफिकेशंस में डेवलपमेंट देखे कि कैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी के मदद से ये सारे फीचर्स को हम लोग और भी अच्छे से जान पाए। अब इसके और भी कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं वो बताना या याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कौन कौन से स्पेसिफिकेशन? अगर हम Cl लेयर के बात करें, ये सबसे अपर वाला लेयर्स होते हैं जिसको अर्थ क्रस्ट के नाम पे भी हम लोग जानते हैं। आपके जो कॉमन ज्योग्राफिकल बुक हैं उस बुक में आपको अर्थ क्रस्ट यही नाम आपको देखने को मिलेगा। जो सीमा वाला पोर्शन है इसको हम जनरली मैंटल के रूप में पढ़ते हैं। द लास्ट वन निफे इज नोन एज ए कोर। ये तीनों लेयर का स्पेसिफिकेशन क्या है? स्पेसिफिकेशन से ये तीनों लेयर्स में मिनरल्स और डेंसिटी में बहुत ज़्यादा अंतर देखने को मिलता है। वो क्या है? Cl जो लेयर है हम लोगों ने बताया था कि ये सिलिका प्लस एल्युमिनियम से बना है। तो इन 2 मिनरल्स होने के चलते इसका जो डेंसिटी है वो है 2.9 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट याद रखिएगा, 2.9 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 1 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया में इसका डेंसिटी 2.9 ग्राम्स होते हैं। और इसका जो डेप्थ है यानी सरफेस ऑफ द अर्थ से सीमा के टॉप पोर्शन तक Cl का जो डेप्थ है वो करीब 30 to 50 किलोमीटर तक होते हैं। ऑन द अदर हैंड सीमा जो सेकेंड लेयर है यानी मिडिल लेयर है, इसका डेंसिटी 2.9 to 4.7 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं। और इसका डेप्थ 100 से लेके 2000 किलोमीटर तक होते हैं। ऑन द थर्ड वन, द लास्ट वन इज निफे, जो निकेल और फेरियम से बना हुआ है, इसका डेंसिटी अप्रॉक्स 11 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि अलग अलग जो लेयर्स है इन सारे लेयर्स का
सेडिमेंट या मिनरल्स कंटेंट में वेरिएशंस हैं, और इस सभी मिनरल्स कंटेंट के चलते सभी लेयर का डेंसिटी भी अलग अलग होते हैं विद द डेप्थ। सो इतने सारी वेरिएशन के चलते सारे लेयर्स का जो मोशन है उसमें भी बहुत ज़्यादा डिफरेंशियल मोशन देखने को मिलते हैं। हमें मालूम है कि अर्थ अपने अक्ष पे घूमता है, अपने एक्सिस पे रोटेट करता है, और उसके साथ साथ सूरज के साथ रेवोल्यूशंस भी करते हैं। तो रोटेशंस ऑफ द अर्थ जब होते हैं, ये तीनों लेयर का मोशन एक जैसा होगा? ऑब्वियसली नो, कारण हम लोगों ने देखा कि इन तीनों लेयर का जो मिनरल कंटेंट है, जो डेंसिटी है, वो बिल्कुल अलग है, और इसका डेप्थ भी अलग अलग है। तो इसके हिसाब से इन तीनों लेयर का जो मूवमेंट है, जो मोशन से अर्थ मोशन या अर्थ रोटेशन, वो भी बिल्कुल अलग अलग होगा। उसको हम डिफरेंशियल मोशन के रूप में पढ़ेंगे ज्योग्राफी के अगले कुछ चैप्टर्स में। तो इन डिफरेंशियल मोशन के चलते हमें क्या पता चलता है? हमें पता चलता है कि ये जो तीन मोशंस हैं, इसमें से जो नीचे वाला पोर्शंस हैं ये सबसे डेंस हैं और सबसे कोर मतलब एकदम सेंट्रल पार्ट में रहते हैं, इसलिए इसको सेंट्रोस्फीयर भी कहा जाता है। इसका स्पीड सबसे ज़्यादा है, ये हाई स्पीड में बहुत ज़्यादा मोशन करते हैं। ऑन द अदर हैंड जो सीमा वाला पोर्शन है, इसका मोशन मीडियम होते हैं, और जो थर्ड वन है यानी जो टॉप वन है, इसका स्पीड सबसे ज़्यादा कम होते हैं। अब हमें जब मालूम है कि जब दो लेयर अलग अलग स्पीड पे मूव करेंगे या रोटेट करेंगे, इससे फ्रिक्शन पैदा होगा, और इस फ्रिक्शन के चलते इन दो डिस्कंटिन्यूड लाइन में क्या पैदा होगा? इस दो डिस्कंटिन्यूड लाइन पे पैदा होगा एनर्जी। इस दो एनर्जी का दो अलग अलग नाम है। सीमा और नीचे के बीच में जो दो लेयर हैं जिसमें डिस्कंटिन्यूटी पाए जाते हैं, उसमें फ्रिक्शन के जरिए जो एनर्जी पैदा होगा उसका नाम है ग्रेविटेशनल एनर्जी या जियोमैग्नेटिज्म। ऑन द अदर हैंड सीमा और सीएल के बीच में जो दो डिफरेंशियल लेयर है, डिफरेंशियल मोशन के चलते जो एनर्जी पैदा होगा उसको जियोथर्मल एनर्जी बोला जाता है। इस एनर्जी का उपयोग हम लोग अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो पावर सप्लाई है इसके लिए कर सकते हैं। साइंटिस्ट इसके लिए बहुत ज़्यादा रिसर्च करते हैं, लेकिन उसको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा टफ है। ये एनर्जी का अमाउंट इतना ज़्यादा होता है कि थोड़े से ब्लॉक से यानी 1 स्क्वायर फुट के जो रॉक्स हैं उसका जो एनर्जी है उसी से एक पूरे शहर का 1 महीने का एनर्जी पावर या एनर्जी सप्लाई हमें मिल सकता है। तो हम लोगों ने देखा कि पृथ्वी के जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं उसमें 3 मेन लेयर पाए जाते हैं। अब एक सवाल यहाँ पे आते हैं कि ये जो 3 लेयर हैं इसके बारे में कौन से टेक्नोलॉजी के ज़रिए हमें जानकारी मिला? बहुत सारे अलग अलग टेक्नोलॉजी हैं, जिसमें से जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है सिस्मिक वेव्स। हम लोगों ने ऐसे इंस्ट्रूमेंट का आविष्कार किया है जिससे सरफेस से अगर हम कुछ वेव को छोड़े, तरंग को छोड़े, वो अलग अलग लेयर पे हिट करके वापस सरफेस पे उसी इंस्ट्रूमेंट पे आके रीडिंग देते हैं। तो इसी रीडिंग से हमें पता चलता है कि इन 3 लेयर में कितने वेरिएशंस हैं, और इस लेयर का वेरिएशन के चलते हम इस पूरे स्ट्रक्चर को क्लासीफाई कर पाते हैं। In my next video, we all going to learn about the specification of each and every layer. मेरा नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इनके सारे जो लेयर्स हैं, इसके जो खासियत है, इसके बारे में विस्तार से जानकारी लेंगे। तो एक अलग से मॉडल के जरिए हम उस चैप्टर को, उस टॉपिक को और भी डिटेल से समझेंगे। आई थिंक मेरा ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इफ सो देन प्लीज़ लाइक, शेयर, कॉमेंट and hit the subscribe button and press the bell icon. Thanks for watching.